76 स्टडी जी के चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको हमारी जो सीरीज चली हुई है यूथ कंपटीशन बुक से, आप इसकी प्लेलिस्ट पे जाइए और वहाँ से आपको सारी लिस्ट मिल जाएगी जितनी भी क्लास अब तक हुई हैं। ये आज 18वीं क्लास है और 2025 की है। टीजीटी पीजीटी यूपी से संबंधित एलटी ग्रेड से संबंधित यूथ कंपटीशन की बुक से संबंधित क्वेश्चन आंसर की सीरीज है। कल हमने 71 तक क्वेश्चन कर चुके थे, आज करेंगे 72। नई कहानी पत्रिका का संपादक किसने किया? प्रेमचंद ने, मोहन राकेश, कमलेश्वर या भैरव प्रसाद गुप्त। तो राइट आंसर होगा इसमें भैरव प्रसाद गुप्त। भैरव प्रसाद गुप्त द्वारा रचित नई कहानी पत्रिका का संपादक किया था। नई कहानी नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन 1956 ईस्वी में इलाहाबाद से प्रारंभ हुआ। नई कहानी नामक पत्रिका का संपादन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था इलाहाबाद से। इसके संपादक भैरव प्रसाद गुप्त थे। नई कविता की तर्ज पर प्रकाशित हुई नई कहानियों में जीवन के यथार्थ को ईमानदारी के साथ चित्रित किया गया है। कमलेश्वर की जो रचनाएं हैं राजा निर्वंशिया, तलाश, बयान, राजेंद्र यादव की जो रचनाएं हैं टूटना, मोहन राकेश की है अपरिचित, मिस पाल मनु भंडारी की रचनाएं यही सच है, उषा प्रेमवदा की है छुट्टी का दिन तथा अमरकांत की जो रचना है जिंदगी और जो प्रमुख नई कहानियां। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो नहीं बताना है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी आचार्य मोहम्मद। आचार्य मोहम्मद का क्या है? भुक्तिवाद नहीं है। भट्ट लोलट उत्पत्तिवाद, शंकु का अनुमतिवाद, अभिनव गुप्त का अव्यक्तिवाद, तीनों सही है। आचार्य भरत मुनि की प्रसिद्ध रस सूत्र के संबंध में भुक्तिवाद या भोगवाद के मत के प्रतिपादक भट्ट नायक है। तो भुक्तिवाद के कौन है? भट्ट नायक। आचार्य मोहम्मद ने। भट्ट लोलट ने उत्पत्तिवाद या आरोपवाद तथा आचार्य शंकु ने अनुमतिवाद, आचार्य अभिनव गुप्त ने अभिव्यक्तिवाद के मत का प्रतिपादन किया था। जय पराजय में कौन सा समास है? तो राइट आंसर होगा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होते हैं? दोनों पद प्रधान होते हैं और या योजक शब्द बीच में लुप्त होते हैं। जैसे जय पराजय, जय और पराजय, जब हम इसका समास विग्रह करेंगे तो जय और पराजय इसका समास विग्रह होगा। बहुब्रीहि समास में क्या होता है? दो, इसमें तीसरा अन्य पद प्रधान होता है, दो पदों का अन्य तीसरा अर्थ निकलता है। द्विगु समास में क्या होता है? पहला पद संख्यावाचक होता है और अविभाज्य समास में पहला पद अव्यय का होता है, यानी कि इसमें उपसर्ग लगा होता है। जय पराजय माता पिता, भाई बहन, गाय बैल, राम कृष्ण, बेटा बेटी आदि में द्वंद्व समास है। जय और पराजय, माता और पिता, भाई और बहन, गाय और बैल, राम और कृष्ण, बेटा और बेटी आदि में द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, अपना अलग अलग अस्तित्व भी रखते हैं। दोनों पदों के बीच लगे योजक में और यह शब्द छिपा रहता है। अविभाज्य समास में पूर्व पद की प्रधानता होती है और समासिक पद अव्यय होता है। द्विगु समास में क्या होता है? प्रथम पद संख्यावाची। बहुब्रीहि समास में अन्य पद की प्रधानता होती है। भारवी द्वारा रचित कीर्तार्जुनीयम का प्राधान्य रस कौन सा है? तो राइट आंसर है वीर रस। कीर्तार्जुनीयम में कितने सर्ग हैं? तो इसमें 18 सर्ग हैं। भारवी द्वारा रचित महाकाव्य कीर्तार्जुनीयम में कुल 18 सर्गों में कौरवों पर विजय प्राप्ति हेतु अर्जुन का हिमालय पर्वत जाकर तपस्या करने की कथा है। कीर्तार्जुनीयम में मुख्यतः वीर रस का ही परिपाक दिखाई देता है। वीर रस के अतिरिक्त इसमें श्रृंगार तथा कुछ अन्य रसों का भी गौण रूप में वर्णन है। श्रीहर्ष द्वारा रचित नैषधीय चरित्र में किस रीति की प्रधानता है? तो राइट आंसर है वैदर्भी रीति की। श्रीहर्ष द्वारा रचित नैषधीय चरित्र नामक महाकाव्य के कुल 22 सर्गों में नल दमयंती के परिणय से लेकर परिणय विवाह तक का सांगोपांग वर्णन है। नैषधीय चरित्र महाकाव्य में वैदर्भी रीति की प्रधानता है।
पंचवटी शब्द में प्रयुक्त समास का नाम बताइए। तो राइट आंसर है द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है, पहला पद संख्यावाची होता है, तत्पुरुष में कारक चिन्ह लुप्त होते हैं, अविभाज्य समास में पहला पद प्रधान होता है और बहुब्रीहि समास में दो पदों से अन्य तीसरा अर्थ निकलता है। पंचवटी शब्द में द्विगु समास। पंचवटी का समास विग्रह होगा पांच वटों का समूह। पंचवटी का समास विग्रह क्या होगा, पांच वटों का समूह। इस शब्द के पूर्व पद पंच की संख्यावाची होने के कारण इसमें समाहार द्विगु समास होगा। बहुब्रीहि समास में अन्य पद की प्रधानता, तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता तथा अविभाज्य समास में पूर्व पद की प्रधानता एवं समासिक पद पर अव्यय होता है। सुंदर है, विहग है, सुमन है, सुंदर है, मानव तुम सबसे सुंदरतम में कौन सा काव्य दोष है? तो राइट आंसर होगा इसमें अधिक पद है। सुंदर है, सुंदर है, सुंदरतम, तो इसमें क्या हो रहा है, एक से अधिक पदों का दोष है। सुंदर है, विहग है, सुमन है, सुंदर, मानव तुम सबसे सुंदरतम, इस पंक्ति में अधिक पद दोष है। जहाँ काव्य में अनावश्यक शब्दों का प्रयोग किया जाए, यानी कि जिस वाक्य में अनावश्यक शब्दों का प्रयोग किया जाता है वहां पर अधिक पद दोष होता है। ऐसे अनावश्यक शब्दों को हटा देने से काव्य का सौंदर्य बढ़ता है, घटता नहीं। प्रश्न में प्रस्तुति की गई उपयुक्त पंक्ति में सुंदरतम शब्द का अर्थ सबसे सुंदर होता है, अतः सुंदरतम के पूर्व आया सबसे सुंदर सबसे शब्द का प्रयोग अनावश्यक है, अर्थात सुंदरतम के पूर्व सबसे शब्द आने के कारण अधिक पद का काव्य दोष हो जाता है। फाड़ी नखन सब आतड़ीन रुधिर मवाद निकारी, लेपती अपने मुखनी पे हर्षी प्रेत गण नारी। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा स्थायी भाव है? भय है, जुगुप्सा है, विस्मय है या निर्वेद है? तो राइट आंसर होगा जुगुप्सा। जुगुप्सा का अर्थ होता है घृणा। भय का इन पंक्तियों में जुगुप्सा स्थायी भाव। जुगुप्सा का अर्थ घृणा, विभत्स रस का स्थायी भाव है। प्रेत रूपी नारी सब को अपने नाखूनों से फाड़कर उसकी आंतड़ियों से निकले खून को अपने मुख पर लेपन कर रही है। यहाँ विभत्स रस की व्यंजना हो रही है। भय का भयानक रस होगा, विस्मय का अद्भुत रस और निर्वेद का शांत रस का स्थायी भाव है। अजो तरियनो ही रहियो श्रुति सेवत एक रंग में अलंकार कौन सा है? तो राइट आंसर है श्लेष। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, यानी कि जहाँ शब्द एक हो और उसके अर्थ अनेक हो। जहाँ किसी शब्द के एक से अधिक अर्थ हो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। उपयुक्त पंक्तियों में तरियनो शब्द के दो अर्थों में प्रयुक्त है, यहाँ श्लेष अलंकार है। नाट्य शास्त्र के प्रणेता है भरत मुनि। राइट आंसर है ऑप्शन बी। भरत मुनि का समय दूसरी से तीसरी शताब्दी माना जाता है। रस संप्रदाय के मूल प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि नाट्य शास्त्र नामक प्रपंच के प्रणेता हैं। अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में नाटक के मूल तत्वों का विवेचन करते हुए भरत मुनि ने निम्नलिखित रस सूत्र दिया। विभावानुभाव व्याभिचारी संयोग दर्श निष्पत्ति, अर्थात विभाव अनुभाव व्याभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। भरत मुनि के इस रस सूत्र की व्याख्या करते हुए भट्ट लोलट ने उत्पत्तिवाद या आरोपवाद का, भट्टनायक ने भुक्तिवाद या भोगवाद का, आचार्य अभिनव गुप्त ने अभुक्तिवाद और आचार्य शंकु ने अनुमतिवाद का प्रतिपादन किया है। विभावानुव्याभिचारी संयोगादर्श निष्पत्ति को प्रतिपादित किसने किया? तो आचार्य भरत मुनि ने। ग्वालियरानंद के रचयिता हैं ऑप्शन डी अभय दीक्षित। ग्वालियरानंद और चित्र मीमांसा नामक ग्रंथों की रचना के लेखक हैं अभय दीक्षित। आचार्य भामा द्वारा रचित ग्रंथ काव्य अलंकार है। आचार्य दंडी का ग्रंथ काव्यादर्श और पंडित राज जगन्नाथ का रस गंगाधर की रचना है। द्रग उर्जत टूटत कुटुम जुरत चतुरचित प्रीति, परती गांठ दुर्जन ये दई नहीं रीति में कौन सा अलंकार है? तो राइट आंसर है असंगति अलंकार।
इसमें असंगति अलंकार का अर्थ क्या होता है कि जहाँ कारण कहीं और हो और उसका कार्य कहीं और हो, कारण कुछ हो और कार्य कहीं और हो, तो वहां पर असंगति अलंकार होता है। आचार्य मोहम्मद ने काव्य गुण कितने माने हैं? तो राइट आंसर है मोहम्मद ने 3 गुण माने हैं। 3 गुण मानने वाले आचार्य कौन से? आचार्य मोहम्मद, आचार्य भामा, आचार्य आनंद वर्धन ने काव्य के 3 गुण माने हैं। जबकि भरत मुनि तथा दंडी ने काव्य गुणों की संख्या 10 और आचार्य वामन ने काव्य गुणों की संख्या 20 मानी। जिस छंद के प्रथम तथा तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं एवं द्वितीय और चतुर्थ चरण में 7-7 मात्राएं हैं, साथ ही सम चरणों के अंत में जगन होता है, वह छंद कहलाता है बरवे। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, बरवे। बरवे कैसा छंद है? बरवे एक अर्ध सममात्रिक छंद है जिसके विषम चरणों में अर्थात प्रथम और तृतीय में 12-12 मात्राएं, सम चरणों अर्थात दूसरे और चौथे चरणों में 7-7 मात्राएं, इसके सम चरणों के अंत में प्राय जगन, तगन और मालनी छंद में प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं। गद पद मिश्रित काव्य को क्या कहते हैं? खंड काव्य, नाट्य काव्य, चंपू काव्य या मुक्तक काव्य? तो राइट आंसर होगा चंपू काव्य। गद और पद मिश्रित रचनाओं को चंपू काव्य कहते हैं। चंपू काव्य में वर्णात्मक अंश के लिए गद का प्रयोग और अर्थ गौरव वाले अंश के लिए पद का प्रयोग किया जाता है। तिरविक्रम भट्ट द्वारा रचित नल चंपू और मदालसा चंपू, जैन कवि सौदेव सूरीकृत यश तिलक चंपू, भोजकृत द्वारा रचित रामायण चंपू, अनंत भट्ट द्वारा रचित भरत चंपू आदि चंपू काव्य के प्रमुख उदाहरण है। निर्वेद स्थायी भाव है किसका? शांत रस का। ऑप्शन बी। निर्वेद शांत रस का स्थायी भाव है। भयानक रस का स्थायी भाव भय, करुण रस का स्थायी भाव शोक, क्रोध का क्रोध, श्रृंगार का रति, वीर रस का उत्साह, विभत्स रस का घृणा जुगुप्सा, अद्भुत का विस्मय और हास्य रस का स्थायी भाव हास है। करुण के रस रजत की प्रतिष्ठापना किस ग्रंथ द्वारा की गई? तो राइट आंसर है उत्तर रामचरितम के द्वारा। ऑप्शन बी। महाकवि भवभूति द्वारा विरचित 3 नाटकों में उत्तम रामचरितम में करुण रस की प्रधानता है। महावीर चरित्र में वीर रस की तथा मालती माधव में श्रृंगार रस की प्रधानता। 7 अंकों में निबद्ध भवभूति के अंतिम और सर्वोत्कृष्ट नाटक उत्तर रामचरितम वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड की कथा पर आधारित करुण रस का प्रधान नाटक है। न कांतमपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम, यह अभिमत है। यह आचार्य भामा का। ये पंक्तियां किसकी हैं? आचार्य भामा की। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भामा का अभिमत है कि न कांतमपि निभूषम विभाति वनिता मुखम, अर्थात अलंकार वीन कविता उसी प्रकार शोभायमान नहीं होती जिस प्रकार किसी कामनी का मुख आभूषणों के बिना शोभित नहीं होता। जिस प्रकार स्त्री बिना वस्त्रों के बिना आभूषणों के सुंदर नहीं दिखती, उसी प्रकार कविता भी बिना अलंकारों के शोभायमान नहीं है। अन्य अलंकारवादी आचार्य दंडी के अनुसार काव्य शोभा कारण धर्मान अलंकारान प्रक्षेते, काव्य के शोभा कारक धर्म अलंकारक कहलाते हैं। हिंदी कवि आचार्य केशव दास ने भी लिखा भूषण भिन्न विरजयी कविता वनिता में। हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम क्या है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, संस्कृत। सबसे पहले संस्कृत, संस्कृत के बाद पाली भाषा, फिर प्राकृत, अपभ्रंश और सैनी और पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ? तो राइट आंसर है ब्राह्मी लिपि से, और इसका समय था 8वीं से 9वीं शताब्दी में भारत की प्राचीन ब्राह्मी लिपि का विकास हुआ। अवधी किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो राइट आंसर है पूर्वी हिंदी की। पूर्वी हिंदी की 3 भाषाएं हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी।
पश्चिमी हिंदी में 5 उपभाषाएं आती हैं: हरियाणवी, कोरवी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली और कन्नौजी। बिहारी में 3 है: MMS, मगही, मागधी और भोजपुरी। राजस्थानी की हैं: मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी, राजस्थानी। मैथिली और मगही, भोजपुरी, बिहारी हिंदी की बोलियां। निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। जब भी हम किसी लिंग की पहचान करते हैं तो किन 3 आधार पर करेंगे? पुल्लिंग की पहचान 3 आधार पर: क्रिया के आधार पर, विशेषण के आधार पर और सर्वनाम के आधार पर। क्रिया में रहा, रही लगाकर करके देखेंगे सेंस में। विशेषण में अच्छा, अच्छी और सर्वनाम में मेरा, मेरी। मेरा, मेरी, अच्छा, अच्छी। तो यह है सूची पत्र। तो कैसे करेंगे? यह मेरा सूची पत्र है, यह मेरी किताब है, यह मेरी गंगा है, यह मेरी संसद है। तो पुल्लिंग बताना तो ये मेरा सूची पत्र है। बाकी तीनों में क्या यूज हो रहा है? मेरी किताब, मेरा संसद, मेरी गंगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? तो राइट आंसर है पराजय। परा प्लस जय, तो ये क्या उपसर्ग लगा? ऑप्शन बी। इसी प्रकार बने अन्य शब्द है: पराक्रम, पराभव, परामर्श, पराभूत आदि। लालिमा, कारीगर और दशक उपसर्ग रहित है। निम्नलिखित में से सही शब्द छाटिए। शुद्ध वर्तनी छाटनी है तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कव प्लस इतनी। कवि होता है। निम्नलिखित में से सही वाक्य चुनिए। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। आपका पत्र से धन्यवाद मिला। श्री कृष्ण के अनेक नाम है तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। प्रत्यक्ष का विलोम होगा ऑप्शन सी, परोक्ष। प्रत्यक्ष शब्द का विलोम परोक्ष या अप्रत्यक्ष होता है। पक्ष शब्द का विलोम विपक्ष और दृश्य का अदृश्य। इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताइए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उज्जवल। उज्जवल में क्या होगा? उत प्लस ज्वल। तो इसमें कौन सी व्यंजन संधि होगी? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम रूप है? तो राइट आंसर है अंधकार। अंधकार या अंधियारा तद्भव शब्दों के शुद्ध तत्सम रूप अंधकार है। इसी प्रकार तद्भव शब्द रात का तत्सम रूप रात्रि होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, अमीय। अमीय शब्द अमृत का पर्यायवाची है। कमल के पर्यायवाची शब्द है अरविंद, सरसिज, सतदल, नीरज, पंकज और तोयज आदि हैं। अचार का विलोम शब्द है अनाचार, ऑप्शन ए, अनाचार। विलोम शब्द होता है उल्टा, विपरीत। जिसकी आशा न की गई उसे क्या कहा जाता है? अप्रत्याशित। जिसकी आशा नहीं की गई उसके एक शब्द के लिए अप्रत्याशित कहा जाता है। जो संभव न हो सके उसे असंभव कहते हैं। जिस पर अनुग्रह किया गया हो, वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द एक शब्द है तो राइट आंसर है अनुग्रही। जिस पर अनुग्रह किया गया हो, वाक्यांश के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले एक शब्द अनुग्रहित होगा। उल्लेखनीय है कि अनुग्रहित शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पताका का पर्यायवाची नहीं है? तो राइट आंसर है प्रस्तर। प्रस्तर शब्द पत्थर का तत्सम रूप है। निशान, ध्वज, झंडा, फरहरा, ध्वजा आदि पताका शब्द के पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो राइट आंसर है भास्कर। भास्कर सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है, जबकि भास्कर, दिनकर, दिवाकर, अंशुमाली, रवि, प्रभाकर, पतंग, सविता, हंस, आदित्य, आग, भानु आदि शब्द सूर्य के पर्यायवाची हैं। अनभिज्ञ शब्द का विलोम है अभिज्ञ का अनभिज्ञ। द्विज शब्द के अर्थ है ब्राह्मण, दांत और पक्षी सभी।
राइट आंसर इसमें क्या होगा, सभी, ऑप्शन डी। द्विज शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं। इस शब्द के अर्थ में पक्षी, दांत, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्या, चंद्रमा आदि आते हैं। अंधे की लकड़ी से तात्पर्य ऑप्शन डी, एक ही सहारा। निम्नलिखित में से लोकोक्ति चुनिए। तो राइट आंसर, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली लोकोक्ति की कहावत है। शेष तीनों मुहावरे हैं। मुहावरे पूरा वाक्य नहीं होते और न ही स्वतंत्र अस्तित्व होता है। मुहावरों का प्रयोग वाक्यों के अंतर्गत ही हो सकता है, जबकि लोकोक्ति किसी कहानी या चिर सत्य के आधार पर बना ऐसा वाक्य होता है जिसकी स्वतंत्र सत्ता होती है। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली कहावत का अर्थ है उच्च और साधारण की क्या तुलना, यानी कि अमीर और गरीब की क्या तुलना। 9 2 11 होना का अर्थ होगा भाग जाना। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, चंपत हो जाना। तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो सकती है, भाव को व्यक्त करने वाली लोकोक्ति। थोता चना बाजे घना, ओछे की प्रीत पालू की भीड़। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र ही समाप्त होता है, अर्थात ऐसी मित्रता अल्पकालिक होती है जो अधजल गगरी छलकत जाए। लोकोक्ति का अर्थ है अधूरा ज्ञान घमंड करता है। थोता चना बाजे घना लोकोक्ति का अर्थ है अल्प ज्ञानी हमेशा अपने ज्ञान की डींगे मारता है। कलाई खुलना मुहावरे का सही अर्थ होगा भेद प्रकट होना, ऑप्शन सी। कलाई खुलना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ भेद प्रकट करना, दूध पानी अलग अलग होना। इस मुहावरे का अर्थ है सच्चाई का पता लगना। सु प्लस आगतम में कौन सी संधि है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यन संधि। वृत्रयी में कौन सा महाकाव्य नहीं आता? तो राइट आंसर है रघुवंशम नहीं आता, बाकी तीनों वृत्रयी में आते हैं। महाकवि कालिदास द्वारा विरचित रघुवंशम महाकाव्य संस्कृत महाकाव्यों की वृत्रयी में सम्मिलित नहीं। यह संस्कृत महाकाव्य की वृत्रयी में भारवी द्वारा रचित किरातार्जुनीयम, श्री हर्ष द्वारा रचित नैषधीय चरितम और महाकाव्य माघ द्वारा रचित शिशुपाल वधम नामक महाकाव्य में शामिल है। सूची फर्स्ट और सेकंड को मिलान करना है। कालिदास की रचना है अभिज्ञान शकुंतलम, माँ की है शिशुपाल, भवभूति की है उत्तराम चरितम, दंडी की है दस कुमार चरितम। तो ए का सेकंड और बी का थर्ड, ऑप्शन बी। उज्जवल शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसमें होगा उत प्लस जल, ऑप्शन सी। व्यंजन संधि का उदाहरण है। सूची फर्स्ट और सेकंड के मिलान कीजिए और दिए गए कोड का लट लकार वर्तमान काल से, लोट लकार आज्ञा, लंग भूत और लट भविष्य। तो ए का सेकंड, ऑप्शन डी सही राइट आंसर है। संस्कृत व्याकरण में धातु या क्रिया के कुल 10 भेद माने गए हैं। इन्हीं 10 भेद को 10 लकार भी कहते हैं। इनमें लट लकार वर्तमान काल से, लोट लकार आज्ञार्थक, लंग लकार भूतकाल का है और लिट लकार भविष्य काल की क्रियाओं में आता है। राम शब्द का तृतीय द्विवचन क्या होगा? तो राइट आंसर है रामाभ्याम। राम शब्द के तृतीय विभक्ति द्विवचन में रामाभ्याम रूप बनेगा। तृतीय विभक्ति के एक वचन और बहुवचन में क्रमशः रामेन एवं रामहे रूप बनेगा। रामान रूप द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में और रामेभ्य चतुर्थी विभक्ति के बहुवचन में बनेगा। महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है उपमा अलंकार के लिए। महाकवि कालिदास उपमा अलंकार के लिए प्रसिद्ध है। उपमा कालिदास का सबसे प्रिय अलंकार। कालिदास द्वारा दी गई उपमाएं असाधारण, मनोरम, सर्वांगीण, व्यापक तथा कल्पना की पराकाष्ठा है। जगत शब्द के चतुर्थी एक वचन का रूप क्या होगा? तो राइट आंसर है जगते। जगत शब्द के चतुर्थी एक वचन में जगते रूप बनता है। चतुर्थी विभक्ति के द्विवचन और बहुवचन में क्रमशः जगताभ्याम एवं जगदभ्य रूप बनेगा।
जगत रूप पंचमी विभक्ति और षष्ठी विभक्ति दोनों के एक वचन में बनेंगे। जगत रूप षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्तियों के द्विवचन में बनेगा। जगदभ्य रूप चतुर्थी और पंचमी दोनों विभक्तियों के बहुवचन में बनता है। एकरो रूप है ऑप्शन बी क्रय धातु लंग लकार मध्यम पुरुष का एक वचन। मार्ग के दोनों तरफ वृक्ष है का संस्कृत में अनुवाद होगा, तो राइट आंसर हो मार्गम उभयतः वृक्षा सन्ति। मार्ग के दोनों ओर वृक्ष है, इस वाक्य का संस्कृत अनुवाद होगा मार्गम उभयत वृक्षा सन्ति होगा। उभयत का अर्थ है दोनों तरफ, सर्वत्र सभी ओर, धिक माने धिक्कार, ऊपरे ठीक ऊपर, अधो अधो ठीक नीचे आदि शब्दों का जिस शब्द के साथ संयोग होता है उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। इसी नियम के अनुसार मार्गम मार्ग के दोनों तरफ में द्वितीय विभक्ति प्रयोग हुई है। इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इति प्लस आदि, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो इसमें कौन सी संधि होगी? इसमें बनेगी यन संधि। यन संधि। मति शब्द के षष्ठी एक वचन रूप होगा, ऑप्शन बी मत्या। मति शब्द की षष्ठी विभक्ति एक वचन द्विवचन एक बहुवचन के रूप में क्रमशः मत्य मत्यो मति नाम होंगे। मत्या रूप तृतीय विभक्ति एक वचन में, मत्य प्रथमा विभक्ति बहुवचन में और मतय चतुर्थी विभक्ति एक वचन में होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और जो भी आपको कंटेंट चाहिए तो प्लेलिस्ट बना रखी है हिंदी व्याकरण से संबंधित, हिंदी व्याकरण और हिंदी साहित्य का इतिहास। टीजीटी पीजीटी सभी के लिए लाभदायक होगी। प्लेलिस्ट पे जाइए और वहां से आपको सारा कंटेंट उपलब्ध हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए।